एक बार जरा कंफर्म कीजिए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। जल्दी से बताइए, क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं या फिर नहीं। Liquitext, winner of Apple's Editor's Choice, Most Innovative iPad App of the Year, goes beyond. बताइए भाई, क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं या फिर नहीं सुन पा रहे। जल्दी से बताइए, क्या आप लोग। अतुल सर ने कमबैक कर दिया। अरे भाई, पुरानी खबर हो गई अतुल सर का कमबैक। अब 2 दिन लेट जाग रहे हो भाई बुशरा। अतुल सर को कमबैक किए हुए आज सेकेंड डे है, देखिए एपिसोड 2 है। तो करंट अफेयर्स पढ़ते हो, थोड़ा करंट अफेयर्स को लेकर सजग भी रहो भाई। ऐसे इतनी इतनी देर बाद जागोगे तो बड़ी सारी खबरें मिस हो जाएंगी दोस्त। थोड़ा सा तो करंट अफेयर्स पे कमांड यहां पर भी रखना पड़ेगा। तो अतुल सर का कमबैक जो है वो हो चुका है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं ना जिन पे जोक बनता है कि भाई इनका हर 2 साल में एक बार कमबैक होता है। तो ऐसा नहीं है, ये मेरा एक कमबैक है। और मैं ऐसे बहुत दिनों के लिए गया भी नहीं था यार, 1 हफ्ते के लिए चला गया। तो आप लोगों ने तो कमबैक ही बना दिया। आप लोगों ने ऐसा कर दिया जैसे अतुल सर रिटायर हो गए है ना, किसी अब कहीं आराम से खेती कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही है, यही करेंगे जो करते आ रहे हैं। चलिए शुरू करें, अब बहुत हो गई मौज मस्ती बकवास। चलो भाई, अच्छा अखबार तो आज कहाँ है, चलिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं रोज सुबह 9 बजे आपके सामने मैं लेकर आता हूं आज के दिन का द हिंदू। तो आज है 6 फरवरी। जल्दी से पहले आज के दिन का द हिंदू देख लेते हैं। द हिंदू देखने के बाद हम आज के अपने अखबार पर चलेंगे, आज की हमारी प्रेजेंटेशन पर चलेंगे। जो मेरे को, क्योंकि ये एक नया चैनल है जहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो जो अपना परिचय देना था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करता हूं, क्या मेरी हॉबीज हैं, जो मेरा डीएफ है ना, वो मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब जो है दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा। तो आप में से जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्होंने मेरी कल की क्लास मिस कर दी है। तो भाई वो कल की क्लास देख लेना, मेरा सारा परिचय वरिचय आपको मिल जाएगा। अच्छा, कल की क्लास में 2 शिकायतें मेरे को आप लोगों ने करी थी। एक तो लाइट की करी थी। लाइट की समस्या को मैंने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करी है। कल मैंने नोटिस किया था कि ऊपर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोशनी पड़ रही थी, थोड़ा सा कम किया है। आज एक और इलेक्ट्रीशियन को मैंने बुलाया है, वो इसको और ठीक करेगा। आज बर्दाश्त कर लो, कल से एकदम सही आपको मिलेगा। हालांकि कल की तुलना में आज आपको लाइट्स थोड़ी ठीक लग रही होंगी। दूसरी शिकायत जो बहुत सारे लोगों ने मेरे टेलीग्राम पे करी थी वो थी साउंड की। हालांकि साउंड जैसे मैं सुन रहा हूं, ऐसे अगर मैं अपने फोन पे सुनूं तो मेरे को एकदम ठीक साउंड आ रही है। लेकिन तब भी बहुत लोगों ने ये कहा था कि कुछ एक कान में साउंड आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा वगैरह। तो माइक जो है वो मैंने चेंज किया है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि साउंड आज सही है या फिर नहीं है। साउंड आज बराबर है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, यह बात आपको बतानी होगी मेरे को। क्योंकि अगर साउंड सही नहीं है तो किसी प्रकार की सेटिंग वगैरह जो है उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा सिस्टम जो होता है उसकी उतनी समझ नहीं है मेरे को, लेकिन कोई ना कोई टीम में से, अनअकैडमी की टीम से मेरी मदद कर देगा और मैं उसको जो है रिजॉल्व कर लूंगा। तो ये आपको मुझे बताना पड़ेगा साउंड आज ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइटिंग थोड़ी सी ठीक करी है, बाकी जो है वो कल ठीक हो जाएगी। कल तक एकदम परफेक्ट लाइटिंग के साथ हम काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसमें मैं वापस कैसे जाऊं? नहीं, ये क्या हो गया? हाँ जी, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। पहले आज के दिन का द हिंदू देख लेते हैं भाई। तो दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत में केवल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रांत हैं, केंद्र शासित इलाके हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। उनमें से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण रहा। कुछ जगहों पर गड़बड़ी की शिकायतें आई कि भाई मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या कुछ इस तरह की छोटी मोटी कुछ गिनी चुनी शिकायतें आई। लेकिन कुल मिला के कहीं ज्यादा हिंसा वगैरह की खबर नहीं है, जो कि अच्छा संकेत है। लोकतंत्र में चुनाव शांति से होने चाहिए। सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का परिवर्तन भी अगर होना है तो वो शांति से होना चाहिए। करीब 60% वोटिंग की अभी बात कही जा रही है, लेकिन यह है कि अब डेटा आगे और बढ़ता रहता है। तो करीब मैं मान के चल रहा हूं 62% के आसपास वोट डाला होगा, जो कि दिल्ली के हिसाब से अच्छा है। क्योंकि आमतौर पे भारत में बड़े शहरों में वोट कम डाले जाते हैं, गांव में, छोटे कस्बों में लोग ज्यादा वोट देते हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहां पर आमतौर पर लोग वोट कम देते हैं। तो एक अच्छा संकेत है कि भाई दिल्ली में विधानसभा में लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी करी है, अच्छे से लोगों ने वोट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कभी भी खबरों के बाहर होते नहीं। अब इन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि गाजा पट्टी पर अमेरिका कब्जा कर लेगा।
और अमेरिका जो है इस क्षेत्र को चलाने का प्रयास करेगा। इसका क्या मतलब है, इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, या अमेरिका की नीति में किस तरह से बदलाव हो सकता है, एक बार हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूजीसी जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, ये एक ड्राफ्ट लेकर आया है भारत में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको चलाने को लेकर। तो कई सारे राज्य उसका विरोध कर रहे हैं। 6 राज्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया है। क्या विरोध है, खास तौर पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है विरोध का, यह मैं आपको आज समझा दूंगा। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कोई चिंता की बात इसमें है नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है। उच्च शिक्षा में विरोध हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये सब राजनीतिक खबरें हैं, इनको हम छोड़ते जा सकते हैं सीधा सीधा। देखिए, ये अखबार मैं आपको इसलिए दिखाता हूं, जो लोग भाई मेरे से पहले नहीं जुड़े रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 2 फायदे हैं इस अखबार को दिखाने के। पहला फायदा ये है कि आप लोगों को ये एक संतोष मिल जाए। अक्सर क्या होता है ना, यूपीएससी का एस्पिरेंट जो होता है उसको संतोष नहीं होता, उसको लगता है ये वाली क्लास तो कर ली, अब लेकिन क्या पता कुछ छूट गया हो तो कुछ और भी कर लूं, कहीं और भी कर लूं। और मैं ऐसे बहुत विद्यार्थियों को जानता हूं जो द हिंदू की ही अलग अलग चैनल पे 4 से 5 क्लास करते हैं, जो कि मेरे विचार में एक बहुत ही गलत चीज है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है आप मेरी कीजिए, किसी दूसरे की अच्छी लगती है किसी दूसरे की कीजिए, पर एक कीजिए, है ना। आपका समय बड़ा कीमती है। तो मैं अखबार आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको संतोष हो जाए कि हाँ, अखबार में जो था लगभग सब कर ही लिया है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको कल बताई थी कि मैं चाहता हूं कि इवेंचुअली आगे जाके आप खुद इतने सक्षम हो जाएं कि आप समझ पाएं कि भाई अखबार में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो भाई अब क्या है, सेंसस का जो डेटा है वो है ही नहीं हमारे पास। जनगणना क्योंकि भारत में नहीं हुई है, तो जनगणना के आंकड़ों की कमी से क्या समस्याएं आ रही हैं, इस पर एक आर्टिकल आया है। विजेता सिंह नाम की पत्रकार हैं हिंदू की, उन्होंने लिखा है। इसके बारे में हम जल्दी से चर्चा करेंगे। इस पे मैंने लिखा है इन क्लास, यानी कि पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत छोटी सी खबर है। तो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था उसका नाम बदल के विजय दुर्ग किया गया है। सरकार प्रयास कर रही है कि कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक काल के जो नाम हैं उनको परिवर्तित किया जाए। तो फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग नाम किया जा रहा है। कलकत्ता में है, बड़ी ऐतिहासिक जगह है। इसका नाम बदल के अब विजय दुर्ग किया जा रहा है। कई बार यूपीएससी जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं उनमें से एक स्टेटमेंट ये हो सकता है। तो आप जो है इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स को एक नोटबुक लेके बैठिए, कहीं लिख लीजिए, ताकि आपको जो है आसानी से वो समझ में आ जाए। चलिए, नॉट वर्थ द रिस्क, ये आर्टिकल जो है इसका पहला हाफ जो है ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो विस्थापितों को लेकर नीति है, पर वो तो कल पढ़ा चुका, तो दोबारा क्यों पढ़ाऊं। लेकिन दूसरा हाफ इंपॉर्टेंट है। दूसरा हाफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बताता है कि भारत को इसमें क्या करना चाहिए। हमारे यहां भी अभी 18,000 लोग वापस आने की बात कही जा रही है, तो भारत को क्या करना चाहिए इसके बारे में ये बात करता है, नीतिगत बात करता है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या चुनौतियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मौद्रिक नीति के बारे में समझेंगे भी। इकोनॉमिक्स जल्दी ही आने वाला है, चिंता मत कीजिएगा। तो लेकिन उसके पहले इसको हम यहां पर समझ लेंगे, ठीक है। सी रंगराजन साहब के आर्टिकल जनरली बड़े टेक्निकल होते हैं, बहुत सारा डेटा वेटा होता है, तो मैं अक्सर कहता हूं कि मत पढ़ा कीजिए। लेकिन आज के आर्टिकल में उन्होंने बजट में कुछ अच्छी चीजें और कुछ खराब चीजें बताई हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो ये वाला आर्टिकल हम कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है कि भैया स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ाया है सरकार ने, तो स्वास्थ्य जो है उसको लेकर हम आगे और बढ़ सकते हैं, उसको छोड़ देंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये एक राजनीतिक फिलॉसफी का आर्टिकल है, जिसको हम कहते हैं वोक आइडिया, कि जो अति उदारीकृत विचारधारा है जिसको हम वोक आइडिया कहते हैं, वो वोक आइडिया क्यों अलग अलग देशों में चुनाव हार रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो भारत हो। जो भी अति उदार पार्टियां हैं वो भारत में भी चुनाव क्यों हार रही हैं, अमेरिका में भी क्यों हार रही हैं, उसका एक एनालिसिस है। ये एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए, तो ये एनालिसिस आपको मैं जल्दी से बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ है नहीं यहां पर, सीधा अब हम चलते हैं। हां, किया कंपनी, ये दोनों न्यूज को मिलाकर पढ़ाऊंगा। किया कंपनी पर भारत सरकार ने $155 मिलियन की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। किया की गाड़ियां आपने देखी होंगी, तो किया पर आरोप लगाया गया है और भारत सरकार अब जो है उनसे कहा जा रहा है कि करीब इसका दुगना 310 मिलियन की टैक्स डिमांड करेगी। लगभग ऐसा ही एक आरोप जो है वो वोक्सवैगन पर भी लगाया हुआ है, जिसकी सुनवाई ऑलरेडी चल रही है। वोक्सवैगन पर करीब $1.4 बिलियन का यह आरोप लगा है, ठीक है। बाकी आज विदेश में वही अमेरिका वाली खबरें हैं जो हमने पहले ही कर ली। खेल जगत के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना होता नहीं है, ठीक है भाई। चलें, ये क्या हुआ, चलिए मुझे अब इस चीज की जो है बहुत ज्यादा, हाँ ये हो गया ना। चलिए तो भाई आप अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार आवाज वगैरह कंफर्म कर देना आप कि आवाज जो है वो सही है कि नहीं है। तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। आज है 6 फरवरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आज मैंने इसे एक अलग ऐप में खोला है ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा इसका लाभ मिल सके, मैं थोड़ा बेहतर तरीके से इसको जो है कर पाऊं। थोड़ा जो फॉन्ट साइज वगैरह कल मैं गूगल ड्राइव पे चला रहा था तो वो चेंज नहीं हो रहा था, आज वो हो रहा है। तो 6 फरवरी है, 6 फरवरी 2025 है, दूसरा एपिसोड है हमारा। अच्छा, ये भी आप लोग बता दीजिएगा, इसमें शायद जो मैं नोटेशन करता हूं ये नोटेशन सेव हो सकते हैं, तो आपको इन नोटेशंस की अगर आवश्यकता होगी तो ये नोटेशंस मैं आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ, ये क्या हुआ? लगता है दोबारा ही खोलना पड़ेगा, ये कुछ तो समस्या हो रही है इसमें। मुझे 1 सेकंड दीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी थोड़ा सा मेरे लिए नया है, तो मैं इसको एक बार दोबारा खोलने की कोशिश करता हूं। क्षमा कीजिएगा इस थोड़े से एक रुकावट के लिए। क्या बोला था मैंने? हाँ, हाँ जी, ये काम करना चाहिए। चलिए साहब, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप साहब पर। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अभी नए नए बने हैं राष्ट्रपति, कल उनसे मिलने के लिए पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, जैसे हम सभी जानते हैं। बड़े संकटों में हैं वो भी, क्योंकि उनकी जो सत्ता है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो एक लंबा युद्ध चला, करीब 1.25 साल लंबा युद्ध चला, जिसके बाद भी नेतन्याहू हमास का पूरी तरह से सफाया खात्मा नहीं कर पाए, जो उन्होंने वादा किया था। उसके कारण नेतन्याहू पर भी बहुत तरह के संकट अभी चल रहे हैं। लेकिन यह हम जानते हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल का हमेशा से एक बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि इजराइल जो है वो एक तरह से अमेरिका का ही 51वां राज्य जैसा ही है। मतलब इजराइल अपनी सारी शक्ति अमेरिका से ही प्राप्त करता है। अमेरिका की आंतरिक राजनीति में भी यह माना जाता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी है, अमेरिका की आंतरिक राजनीति में यह विचार एकदम स्पष्ट है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है ये इजराइल की ज्यादा बड़ी समर्थक है। ये इजराइल की ज्यादा बड़ी समर्थक है डेमोक्रेटिक पार्टी की तुलना में। तो अब चूंकि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनसे मिलने तुरंत पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने जो है कल राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जैसे आमतौर पे 2 बड़े नेता मिलते हैं तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू भी उसको लेकर चौंक गए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका यह प्लान कर रहा है कि हम गाजा पर दीर्घकालिक अधिकार कर लेंगे, गाजा पर हम दीर्घकालिक कब्जा कर लेंगे, यह बात उन्होंने कही है। याद रखिएगा, अमेरिका ने आज तक इतिहास में कभी भी गाजा को लेकर या फिलिस्तीन को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही है। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में अमेरिका का समर्थन हमेशा इजराइल के साथ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका ने खुल के हमेशा इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका ने कभी भी खुद को सीधे इस क्षेत्र में ऐसे इन्वॉल्व करने की बात नहीं कही है कि गाजा पर या किसी दूसरे क्षेत्र पर हम अमेरिका की सेना भेज देंगे और हम अपना कब्जा कर लेंगे। ऐसी बात अमेरिका ने आज तक नहीं कही है। तो द हिंदू यहां पर यह कहता है कि दशकों पुरानी जो अमेरिका की नीति है उसमें शायद यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है, अगर ट्रंप इसको लेकर गंभीर हुए। क्योंकि ट्रंप के बारे में एक बात हम जानते हैं कि वो बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन क्या उसका एक गंभीर पॉलिसी, एक गंभीर नीतिगत मतलब है या नहीं है, यह बात क्लियर नहीं है। तो कल ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गाजा पर हम दीर्घकालिक अमेरिका का अधिकार स्थापित करेंगे, और उन्होंने कहा कि गाजा में जो लोग अभी बसे हुए हैं, उन्होंने ये बात तो पहले भी कह चुके हैं कि गाजा में आप रह क्यों रहे हो यार, गाजा में इतना खतरा है, इतनी बुरी स्थिति है, खाने को नहीं है, हर जगह बम गिरे हुए हैं, तो आप गाजा छोड़कर कहीं चले जाओ ना। तो उन्होंने कल भी यह कहा कि गाजा के निवासियों को हम दूसरे देशों में बसाएंगे और फिर हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पर दूसरे लोगों को लेकर आएंगे और वहां पे हम जबरदस्त आर्थिक विकास करेंगे, और ये उन्होंने कहा कि हम इतनी नौकरियां क्रिएट करेंगे, इतनी नौकरियां वहां पे उत्पन्न करेंगे कि ये क्षेत्र जो है ये बहुत शानदार क्षेत्र बन जाएगा।
बड़ी नौकरियां लेकर आएंगे, अच्छी नौकरियां लेकर आएंगे, आवास की सुविधाओं का यहां पर हम विस्तार करेंगे वगैरह वगैरह। तो गाजा को उन्होंने कहा कि हम, अमेरिका जो है पूरी तरह से इसके विकास में योगदान करेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अमेरिका को गाजा पर अधिकार करना पड़ेगा और गाजा के जो निवासी हैं, गाजा के जो रहने वाले लोग हैं, उनको गाजा को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। यह बात कल ट्रंप ने कही। ट्रंप जो है गाजा के निवासियों को कहीं और बसाने की बात पहले भी कह चुके हैं, जैसा आपको मैंने बताया, लेकिन ट्रंप के इस आइडिया से कोई भी इंप्रेस नहीं है। ट्रंप के इस विचार का, इस आइडिया का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है। ना तो गाजा के निवासी इस बात को तैयार हैं। यार लॉजिकल है कि नहीं है? मतलब अब कोई आपसे आके कहे कि यार अपने देश को छोड़ के कहीं और चले जाओ, इतना आसान नहीं होता ना कहना। एक वैचारिक तौर पर इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो अपने देश को, अपनी मातृभूमि को, जहां पर आपने अपना जीवन गुजारा है, उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह एक नए सिरे से जीवन शुरू करना यह आसान काम नहीं होता है ना। हम में से बहुत लोग विस्थापित हैं, शायद हम सभी विस्थापित हैं, अपना अपना घर गांव छोड़कर हम लोग कहीं और आकर बसे हैं, लेकिन तब भी हम अपने देश के अंदर ही हैं, है ना। और परिस्थितियां, और हम लोग भी जब मैं अपना घर छोड़कर दिल्ली गया, मुंबई गया, तो मैं बहुत युवा था। लेकिन मान लीजिए आप किसी वृद्ध आदमी को कहें कि यार आप जहां रहते हो वहां से छोड़ के अब आप कहीं और बस जाओ, ये उतना आसान नहीं होता। तो ना तो गाजा के निवासी इस बात के लिए तैयार हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप ने क्या कहा, अगर आप मानचित्र में देखें तो ये जो आपको छोटी सी पीली पट्टी दिख रही है, ये गाजा है। तो ट्रंप ने कहा कि गाजा के लोग जाएंगे कहां? इधर तो आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, यहां इजराइल है, इजराइल तो कतई नहीं लेगा गाजा के लोगों को, इजराइल तो कतई नहीं लेने वाला, अपने देश में रहने का अधिकार नहीं देगा। तो ट्रंप ने कहा कि या तो वे इजिप्ट चले जाएं, जो मिस्र आपको यहां दक्षिण में दिख रहा है, या फिर ये जो है जॉर्डन चले जाएं, आपको जॉर्डन यहां पर दिखाई दे रहा है, या फिर ये इजराइल को लांघ कर जॉर्डन चले जाएं, और ये मिस्र और जॉर्डन जो है वो इन लोगों को स्वीकार करें। इजिप्ट और जॉर्डन दोनों देशों ने इनकार कर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि यार ये क्या बात कर रहे हो आप, मतलब वहां के विस्थापित लोग जो कि बुरी स्थिति में हैं, उनको हम कैसे स्वीकार कर लें? और ऐसे 10-5 हजार लोग नहीं है ना यार, 20 लाख के आसपास लोग माने जा रहे हैं। तो ऐसे 20 लाख लोगों को हम कैसे स्वीकार करें? इस बात से इन दोनों देशों ने इनकार कर दिया है। अब नेतन्याहू भी वहां खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो भी अचंभित हैं कि भाई ये क्या कहा जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने इतना कहा कि ये आइडिया जो है ये एक नया आइडिया है। नेतन्याहू से जब इस पे कमेंट मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक नया आइडिया है, और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की खासियत ही ये है कि जो परंपरागत विचारधारा होती है, परंपरागत विचार जो होते हैं उससे वो अलग सोचते हैं। तो ये भी उसका एक एग्जाम्पल है कि जो परंपरागत तौर पे लोग इस समस्या का समाधान सोच रहे हैं, उससे एक अलग समाधान लेकर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। अब यह समाधान लागू हो सकता है या नहीं, या फिर अब यहां पर गाजा में कहां से लोग आकर बसेंगे? ट्रंप से पूछा गया कि आप यहां पे किसको बसाओगे, तो उन्होंने कहा दुनिया के नागरिकों को। अब यह दुनिया के नागरिक का क्या मतलब है? क्या अमेरिका के नागरिक यहां आकर बसेंगे? और अगर अमेरिका के नागरिक यहां आकर बसेंगे बेटा, तो याद रखिएगा हमास का नेटवर्क अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। इजराइल इस युद्ध के बावजूद हमास का नेटवर्क यहां पर खत्म नहीं कर पाया है। या फिर अगर कोई कंपनी यहां पर निवेश करना चाहेगी, अपनी फैक्ट्रियां बनाना चाहेगी, अपने उद्योग धंधे ऑफिसेस बनाना चाहेगी, तो अभी भी उन पर हमास के हमलों का खतरा मंडराता रहेगा। तो ऐसे में ट्रंप ने जो बात कही है ये एक थ्योरी जैसी ज्यादा लगती है। ये प्रैक्टिकल तौर पे एक, जिसको हम कहते हैं ना कि ये वास्तविकता में संभव है या नहीं है, इसकी संभावना कोई बहुत ज्यादा लगती नहीं है। अभी एक आइडिया है, ये एक विचार है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, इसको लागू कर पाना आसानी से संभव हो पाएगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो जी, अब आते हैं हम यार ये एक विवाद जो है ये कब से चल रहा है। तो भैया देखो, भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, ये विश्वविद्यालय कुछ केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, कुछ राज्य सरकार के अधीन आते हैं। आप में से बहुत लोग कॉलेजेस में होंगे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते होंगे, तो आप लोग इस बात को जानते होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी देखभाल केंद्र सरकार करती है। राज्य का जो विश्वविद्यालय होता है उसकी देखभाल राज्य सरकार करती है। देखभाल से मेरा मतलब है उसको चलाने पर जो खर्चा होता है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आमतौर पे सबसे बड़ा पद जो होता है वो पद होता है कुलपति का। सही है, पता होगा ये तो आपको। कुलपति को हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं? वाइस चांसलर। ये नाम सुना होगा आप में से जो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, भले ही कुलपति सुना हो या नहीं सुना हो, वीसी वाइस चांसलर नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है, सारे यूनिवर्सिटीज में एक होता है जिसको हम कहते हैं सेरेमोनियल पद, बस नाम मात्र के लिए पद होता है, जिसको हम कहते हैं या तो विजिटर या कुलाधिपति, चांसलर।
उस पद पे या तो राष्ट्रपति होते हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राज्य की यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे राज्यपाल होते हैं, आपके कुलाधिपति या फिर चांसलर। लेकिन अब यार राष्ट्रपति थोड़ा ना बैठ के यूनिवर्सिटी के डे टू डे डिसीजन लेंगी, या फिर थोड़ा ना राज्यपाल बैठ के यूनिवर्सिटी में क्या हायरिंग हो रही है, कौन से कोर्स चलेंगे, इनका डिसीजन आपका राज्यपाल लेगा? राज्यपाल तो लेगा नहीं। तो ये डिसीजन जो होता है ये आमतौर पे कुलपति लेता है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सबसे बड़ा पद जो होता है आमतौर पे वो कुलपति का माना जाता है। तो अब तक एक परंपरा जो रही थी वो ये रही थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी, और राज्य के जो विश्वविद्यालय थे राज्य सरकार राज्यपाल को अनुशंसा भेजती थी कि भैया आप इसको जो है कुलपति बना दीजिए, और राज्यपाल उस आदमी को कुलपति बना दिया करता था। यह एक परंपरा रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस परंपरा में बड़ा बदलाव देखा गया है। तो अब पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, खासतौर पे अगर आप बात करें पश्चिम बंगाल की, आप बात करें तमिलनाडु की और केरल की, तो इन तीन राज्यों में क्या देखा गया, क्योंकि कुलाधिपति जो है वो राज्यपाल है, तो राज्यपाल ने कुलपति की नियुक्ति की राज्य सरकार की अनुशंसाओं को कई बार नहीं माना। राज्यपाल ने कई बार इन रिकमेंडेशंस को नहीं माना, इन अनुशंसाओं को नहीं माना, और अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को जो है वहां पर कुलपति नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके जवाब में उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ, कई सारी राज्य सरकारों ने ऐसे बिल पास करने शुरू कर दिए कि अब इन यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति जो है, चांसलर जो है, वो राज्यपाल रहेगा ही नहीं, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये विवाद जो है चले जा रहा था। तो ऐसे में इस विवाद में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, यूजीसी, भारत के सारे यूनिवर्सिटीज को मैनेज करता है, उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड, उनमें शिक्षा का स्तर क्या है उसको मैनेज करता है। यूजीसी अपने नए नियम बनाए और इन नए नियमों का ड्राफ्ट लेकर यूजीसी लेकर आई। इस ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है, इस ड्राफ्ट में यह लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों से पूरी तरह से ले लिया जाएगा और वो राज्यपाल को दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार जो अब तक कहीं कहीं पर, बहुत सारी जगहों पर आप ये मान सकते हैं राज्य सरकारों को था, वो राज्य सरकारों से छीनकर आप किसको दे रहे हैं, राज्यपाल को दे रहे हैं। और राज्यपाल भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र का एजेंट होता है। तो एक तरह से जो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जो राज्य के स्तर की विश्वविद्यालय हैं, जिनको चलाने में सारा खर्चा आपकी राज्य सरकार करती है, उनके वाइस चांसलर की नियुक्ति अब एक तरह से केंद्र सरकार का जो एजेंट है राज्यपाल वो करेगा। तो इस बात को लेकर राज्य सरकारों में नाराजगी है। और एक चीज जो थोड़ी अनोखी है वो ये है कि राज्य सरकारों में नाराजगी है और काफी हद तक जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके अपनी सरकारों वाले राज्य भी कुछ हद तक इससे बहुत खुश नहीं है। जैसे कल मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि महाराष्ट्र की सरकार, जो कि एक बीजेपी की सरकार है, वो भी इस बैठक में शामिल हुई थी, लेकिन तकनीकी डिफिकल्टीज के कारण वो जुड़ नहीं पाई। लेकिन हो क्या रहा है, बहुत सारी राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि यार ये हमारी ऑटोनॉमी पर हमला है, ये जो है हमारी जो स्वायत्तता है, हम चाहते हैं कि भैया हम नियुक्ति अपने हिसाब से करें, क्योंकि जब फंड हम कर रहे हैं, चला हम रहे हैं, डे टू डे प्रशासन हम देख रहे हैं, तो यार नियुक्ति हमको करनी चाहिए। तो बहुत सारी राज्य सरकारें इसके खिलाफ आ गई हैं। तो कल क्या हुआ, 6 राज्यों ने इन ये जो नए ड्राफ्ट नियम आए हैं इनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भाई इन नियमों को बदला जाए, ये नियम ठीक नहीं है। कौन कौन से 6 राज्य थे? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु। तो इन 6 राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया। यह कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र भी इसमें शामिल होना चाह रहा था, लेकिन महाराष्ट्र शामिल हुआ नहीं, तो हमारे पास पक्की खबर नहीं है। लेकिन ये 6 राज्य जो हैं ये अब इस प्रस्ताव में शामिल हैं और उनकी बात सिंपल है कि भैया देखो, यूनिवर्सिटीज में अगर सारा व्यय राज्य सरकार कर रही है तो नियुक्ति का अधिकार भी राज्य सरकार को ही मिलना चाहिए। इसमें एक बात यह भी है कि इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि राज्यपाल की जो भूमिका है, राज्यपाल की भूमिका को उसको कितनी महत्ता मिलनी चाहिए, यह एक बड़ा सवाल यहां पर आ जाता है कि यार राज्यपाल जो है, ठीक है, आप ये मानते हो कि भारत जो है एक संघवादी देश है जिसमें केंद्र की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप चाहते हो कि राज्यपाल थोड़ा सा शक्तिशाली भी हो, आप एकदम कमजोर राज्यपाल नहीं चाहते। लेकिन
क्योंकि राज्य की सरकार जो है वो वोटरों द्वारा चुन कर आई है, उसको लोगों ने चुना है, वोट दिया है। तो ऐसे में राज्यपाल की शक्तियां जो हैं वो मतलब डे टू डे प्रशासन जो है, जो आपका रोजमर्रा का प्रशासन है, उसमें राज्यपाल को शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस बात को समझिए, ये आप आगे पॉलिटी में कहीं सवाल आएगा तो वहां पर लिखकर भी आइएगा कि राज्यपाल जो है उसकी शक्ति होनी चाहिए केवल आपातकालीन समय में, कि भाई राज्यपाल, मान लीजिए राज्य सरकार कुछ ऐसा कर रही है, मान लीजिए कोई राज्य सरकार ऐसी योजना बना रही है कि हम भारत को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, मान लो कोई राज्य सरकार ऐसी योजना बना रही है, या फिर देश की सेना के खिलाफ, देश की न्यायपालिका के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रही है, या फिर मान लीजिए कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, उस समय राज्यपाल के पास अभूतपूर्व शक्ति होनी चाहिए। मैं समर्थक हूं उसका, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जो है हम राष्ट्रीय एकता को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन जो रोजमर्रा का प्रशासन है कि अफसरों की नियुक्ति कैसे हो, वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे हो, इनमें राज्यपाल को जितना शक्तिहीन बनाया जा सकता है उतना शक्तिहीन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार भाई लोगों ने राज्यपाल को थोड़ा ना चुना है। एक लोकतंत्र में जिसको लोग चुनते हैं उसके पास ज्यादा शक्ति होना बहुत जरूरी है, और लोगों ने राज्यपाल को नहीं चुना है, लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है, लोगों ने राज्य सरकार को चुना है। तो अभी इन 6 राज्यों ने मांग करी है भाई कि आप जो है अपने ये नोटिस को वापस लीजिए, अपने ड्राफ्ट को वापस लीजिए। केंद्र सरकार इस पर कुछ करती है या नहीं करती, ये हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए एक आर्टिकल और करके फिर आप लोगों के सवाल देखूंगा। हाँ जी, तो भैया देखो, आप सभी जानते हो भारत में आमतौर पे हर 10 साल में जनगणना होती थी। 2011 की आखिरी जनगणना हुई थी, 2021 में हमारे यहां जनगणना होनी थी, लेकिन उस समय भारत क्या पूरी दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही थी। तो कोविड के संकट के कारण हमने जनगणना नहीं कराई। यह बात सही है कि भाई कोविड था, तो ऐसे में जनगणना के लिए तो बहुत व्यापक संपर्क करना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली आप रेकमेंड नहीं करोगे। जब कोविड चल रहा है तो आप लोगों को घर भेजो, जाओ आप यार डेटा लेकर आओ, ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, ये बात सही है। तो लेकिन हुआ क्या, अब तो 2021 में कोविड था, ये बात सही है। उसके बाद तो कोविड खत्म हुए कई साल हो गए भाई, 2022 आते आते तो कोविड की महामारी लगभग भारत में पूरी तरह से खत्म ही हो गई थी। तो अगर कोविड खत्म हो चुका है तो उसके बाद भी जनगणना कराने को लेकर सरकार निर्णय नहीं ले पाई है। उसका एक बड़ा कारण जो है वो जातीय जनगणना के समावेशन को लेकर जो विवाद चल रहा है, कि सरकार इस बात को लेकर अपना मन नहीं बना पा रही है, एक विचार क्लियर नहीं कर पा रही है कि जातीय जनगणना को हम शामिल करें या ना करें। जाति का जो कॉलम है उसको हम शामिल करें जनगणना में या ना करें, जाति का जो डेटा है उसको सार्वजनिक करें या ना करें। विपक्षी दल बार बार यह मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, भारत में जातिगत जो डेटा है वो सार्वजनिक होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, यह पता होना चाहिए। केंद्र सरकार को यह लगता है कि भाई सरकार जो है सिद्धांततः इसको लेकर कोई ज्यादा डिसीजन ले नहीं पा रही है, कि भाई केंद्र इसका समर्थन भी नहीं कर रहा है और विरोध भी नहीं कर रहा है, क्योंकि विरोध करने की एक राजनीतिक कीमत है। तो इसीलिए इस कारण से जो एक जनगणना की प्रक्रिया है वो टलती जा रही है। हम देखिए 2025 में आ गए हैं, 2025 का भी 1 महीना निकल गया है। पहले कहा जा रहा था 2025 में होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है कि जनगणना इस साल भी होगी, क्योंकि जनगणना के पहले करीब 6-7 महीने तैयारी में लगते हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जनगणना इस साल भी होने वाली है। तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है? देखिए, भारत जैसे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, संसाधन सीमित हैं। उन सीमित संसाधनों का आपको करना पड़ता है नियोजन, उन संसाधनों की आपको करनी पड़ती है प्लानिंग। और कोई भी प्लानिंग जो है यार वो डेटा पे आधारित होगी तो बेटर होगी कि नहीं होगी? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे कहूं कि जो विषय कमजोर है उसको पढ़ लो, तो कौन सा विषय कमजोर है उसकी एक तो हमको फीलिंग आती है कि यार मेरी पॉलिटी कमजोर है, या मेरी इकोनॉमिक्स कमजोर है, या मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमजोर है, एक तो फीलिंग आती है। लेकिन फीलिंग हमेशा सही थोड़ा ना होती है। सबसे बेहतर तरीका है डेटा पे जाओ कि भैया आपने सारे टेस्ट दे लिए, हर चीज का टेस्ट दे लिया, और आपको लगा कि यार इकोनॉमिक्स में तो बड़े खराब नंबर आए हैं, तो इकोनॉमिक्स कमजोर है। ये होता है डेटा ड्रिवन अप्रोच। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि डेटा ड्रिवन अप्रोच थोड़ी बेहतर है, कि जो डेटा हमको बताता है कि भाई इस चीज के लिए हमको आवश्यकता है, इस आधार पे हमको नीतियां बनानी चाहिए, तो नीतियां जो डेटा आधारित होती हैं एक बड़े देश में वो ज्यादा बेहतर होती हैं। तो हम डेटा आधारित नीतियां बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं। इन नवीनतम आंकड़ों के कारण बहुत सारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर ये देता है आज का द हिंदू जो है, वो क्या कहता है कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन होता है उसके आधारित
जो आंकड़ों की रिपोर्ट है वो नहीं आ रही है। मृत्यु के कारणों की रिपोर्ट जो है ये भी 2020 के बाद नहीं आई है। कितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यार कि आपके देश में अगर 1 लाख लोग मरते हैं तो वो किस कारण से मरते हैं, उसका ब्रेकअप क्या है। कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, कितने लोग बीमारी से मरते हैं, कितने लोग वृद्ध होकर सामान्य तौर पे मरते हैं, कितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, कितने लोग आत्महत्या करते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है कि नहीं है? आप अपनी नीतियां उसके आधार पर बनाओगे। ये रिपोर्ट बेटा आखिरी डेटा इसका 2020 का है। 2020 के बाद रिपोर्ट नहीं आई है इसकी। इसके अलावा देखिए जो ये आपकी जो सिविल पंजीकरण की रिपोर्ट थी उसमें जन्म, मृत्यु, जो बच्चे मरे हुए पैदा हुए, ऐसे इंपॉर्टेंट आंकड़े इसमें आते थे। इसके अलावा होता क्या है कि देखिए कल जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका WHO छोड़ता है तो जो अमेरिका के छोड़ने का नुकसान है वो तो है ही है, उसकी देखा देखी बाकी लोग भी छोड़ सकते हैं या फिर उसको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। अब अगर सेंसस नहीं हुआ या जनगणना नहीं हुई तो जनगणना ना होने का नुकसान जो है वो तो है ही है, साथ के साथ और भी समस्याएं क्या हैं। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, NCRB, हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट निकालता था। यह रिपोर्ट भी 2023 के बाद से नहीं आई है। 2024 में हमारे पास अपराध की कोई रिपोर्ट नहीं है कि देश में कितने अपराध हुए और वो अपराध जो है किस प्रकार के थे, किस प्रवृत्ति के थे, ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं है 2024 के बारे में। ये क्या, ये सेंसस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन सेंसस का आंकड़ा नहीं आ रहा है तो फिर ये आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं यार, ये बात क्लियर है। तो आंकड़ों की कमी जो है वो अब एक बहुत बड़ी नीतिगत समस्या बन गई है और अगर आपको ठीक से किसी भी देश में नीति निर्माण करना है तो आपको उसके लिए आंकड़ों की आवश्यकता जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार सबसे पहले तो इन सारे आंकड़ों की जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित करे और साथ के साथ सेंसस की भी एक योजना अब बननी चाहिए। अब काफी समय हो चुका है एक भारत में प्रॉपर जनगणना जहां से हमको पता चले कि हमारी आबादी कितनी है और सेंसस में जो भी डेटा हमारे पास आता था वो आंकड़ा एक बार फिर से आए, ये बहुत जरूरी हो गया है। क्लियर हुआ? अब चलिए एक बार आप लोगों के सवाल देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, चलिए जल्दी से आप लोगों के प्रश्न देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, कृपया प्रश्नों में शिष्टता बनाकर रखिएगा, यह मैं आग्रह करूंगा। तो ये क्या हुआ, कहां गई लाइव चैट? हाँ, सारी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ, अपना घर छोड़ना आसान थोड़ा ना यार, गाजा के लोगों के लिए भी ये इतना सरल नहीं होता। वाइस चांसलर, ठीक है। हाँ, क्या सवाल है? इकोनॉमिक्स आएगी। बार बार कह रहा हूं, किताब का नाम मत लो। मैंने आपको बताया था किताब का नाम प्रयोग करने के कारण पिछली बार एक जो मेरी प्लेलिस्ट थी वो हटा दी गई थी एक दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो भाई किताब का नाम नहीं यूज करेंगे इस बार, किसी किताब के आधार पे पढ़ाएंगे भी नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही शानदार सीरीज आने वाली है, उसकी आप चिंता मत कीजिए, जल्दी आएगी। मैं आपको, मुझे 2-4 दिन का समय दो, मैं आपको डेट अनाउंस कर दूंगा, डेट टाइम सब अनाउंस करूंगा। पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक इस बार, ठीक है? हाँ जी, हाँ, यूजीसी का मकसद जो है वो शिक्षण, शोध और सीखने के मानकों को तय करना है आपको। अच्छा, अब ये लेकिन कुछ 1 महीना पहले हिंदू में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो PDT आचार्य साहब का एक आर्टिकल आया था, उन्होंने ये भी कहा था कि यार नियुक्तियों पर यूजीसी बात क्यों कर रहा है, नियुक्तियों के नियम बनाना तो यूजीसी का काम ही नहीं है। यूजीसी का काम यह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, क्या वो उसको पूरा करने या ना करने के स्टैंडर्ड क्या है, ये काम करना है। ये यूजीसी का काम है। वाइस चांसलर कैसे बनेगा, राज्यपाल बनाएगा कि सरकार बनाएगी, ये तो यूजीसी का काम ही नहीं है। तो ये भी एक PDT आचार्य साहब का आज से करीब 1-1.25 महीने पहले का आर्टिकल है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि यूजीसी के तो कार्यक्षेत्र के भी बाहर है उसकी रिपोर्ट, और इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई संस्थान जो रिपोर्ट दे रहा है वो अपने कार्यक्षेत्र के अंदर की ही रिपोर्ट दे यार, ठीक है? राज्यपाल सुपर है, पूरा होना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास ना हो, बस वो गरीब लूट लेगा सब कुछ। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन, अरे बाबा, जिन महाशय ने टिप्पणी करी है उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। अगर आप वास्तविकता में पुतिन साहब है तो हिंदी आप अच्छी लिख लेते हैं। आपको नमस्कार भाई पुतिन साहब को। लेकिन ये बात समझिए पुतिन साहब, अरे यार नाम सही रखा करो ना यार, अपने वास्तविक नाम से आओ ना, व्लादिमीर पुतिन के नाम से जबरदस्ती कमेंट कर रहे हो। खैर चलो, देखो इसमें क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी में एक संवैधानिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं वहां पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं इस बात से।
लेकिन तब भी क्या आप ऐसा, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर सारी सत्ता सारी शक्ति राज्यपाल को दे दी जाए तो राज्यपाल भ्रष्ट नहीं होगा? दुनिया में तमाम तरह के ऐसे एग्जाम्पल हमको मिले हैं जहां पर एक व्यक्ति के पास आपने शक्तियां दी और वो व्यक्ति जो है उसके बाद तानाशाह बन गया, भ्रष्ट बन गया। आपके ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो लोकतंत्र में कम से कम आपको हर 5 साल बाद तो मौका मिलता है कि आप दंडित करो। और सरकार में लोगों ने दंडित किया है ना सरकारों को, अच्छा काम ना करने के लिए लोगों ने दंडित किया है बुरी तरह से सरकारों को। तो ऐसा जो है ये आप कर सकते हैं, लेकिन तानाशाह के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यूपीएससी की तैयारी करते हुए याद रखिएगा, कभी भी आपकी विचारधारा अलोकतांत्रिक नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हजार कमियां हैं, मैं मानता हूं। लोकतंत्र में कई बार हम इतने खराब लोगों को चुनते हैं। संसद में आप देखिए किस तरह का आचरण होता है, धक्का मुक्की, गाली गलौज, क्या क्या नहीं होता, देखकर हैरानी होती है कई बार। लेकिन तब भी मैं अभी भी यह कहूंगा कि एक तानाशाही व्यवस्था से 1000 गुना बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और आपका भी विचार यूपीएससी के लिए यही होना चाहिए। मुझे पता है तानाशाही का समर्थन करना ना बड़ा अच्छा लगता है कई बार लोगों को, अरे तानाशाह होगा तो सब ठीक कर देगा। लेकिन यह आपको कम से कम यूपीएससी में नहीं लिख के आना। अब आपका व्यक्तिगत विचार जो भी है वो रखिए, मैं कोशिश करूंगा अपनी क्लासेस के माध्यम से उसको बदलने की। लेकिन लेकिन मैं गौतम बुद्ध तो हूं नहीं कि भाई समाज सुधार करूं। लेकिन आप याद रखिए, यूपीएससी एग्जाम में आपके विचार लोकतांत्रिक होने चाहिए, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। ये अपने सुझाव तो मैं देता रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जातिगत जनगणना पे कभी और चर्चा करेंगे, बहुत लंबी चर्चा है ये, उसके फायदे लाभ सब कुछ है, फायदे नुकसान सब कुछ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, हरिओम चौहान साहब, लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको सेंटर चेंज करना चाहिए था। क्या लिख रहे हो यार, किसका सेंटर? एग्जाम के फॉर्म की बात कर रहे हो क्या? भैया यूपीएससी का फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है इस बार, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है इस बार प्रीलिम्स का। तो जो लोग भर रहे हैं वो बहुत ध्यान से भरें, बहुत केयरफुली भरें। बड़ी गलतियां हो रही हैं ऐसा पता चल रहा है। गलतियां ना करें, ज्यादा एडिट करने के ऑप्शन भी नहीं है। चलिए, कितने लोग ब्रेकअप से मरे? अरे यार, अपनी कहानी आप सार्वजनिक तौर पे बता रहे हो दोस्त, ऐसा मत करो। जनगणना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं इस बात को। ब्लैक टी शर्ट में अच्छे लग रहे हो, तो भाई अनअकैडमी वालों को धन्यवाद इस टी शर्ट के लिए। बजट पर वीडियो आएगा, बजट पर वीडियो आएगा। 2025 के लिए आपको मार्च तक करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, मार्च अंत तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कोई ऐसा प्रश्न जो है, इकोनॉमिक्स की वो दूसरी किताब मैं पढ़ा दूंगा, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको खाली मेरे क्लास नोट्स और क्लास का लेक्चर आप सुनेंगे, बस उतना काफी रहेगा और कोई किताब की आवश्यकता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स में कोई भी अच्छी किताब है नहीं, ये चिंता की बात है। चलिए, एक प्रोफेसर साहब भी इस क्लास को सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छा लगता है जब जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जब वो इस क्लास को करते हैं तो अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे अध्यापक जो हैं, टीचर्स जो हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो भी करंट अफेयर्स को सुनना समझना चाहते हैं। आपकी टीचिंग 1000 गुना बेहतर होती है अगर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ जी, अब आते हैं वोक एजेंडा पे। यार, ये वोक शब्द किस किसने सुना है, एक बार बताओ। WAKE, वोक। ये वोक शब्द जो है, ये किस किसने सुना है? तो वोक शब्द क्या है? वोक शब्द का मतलब यह है कि आप जो है, आपका सामाजिक परिदृश्य जो है, आपका सामाजिक विचारधारा जो है, वो अति उदारवादी है। वोक का मतलब यह है कि आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि सभी का समावेशन किया जाए। आप जैसे खास तौर पे इस संस्कृति का उदय अमेरिका में हुआ था, वोक संस्कृति का, जहां पर खास तौर पे ट्रांसजेंडर्ड को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। अमेरिका में ट्रांसजेंडर की पहचान को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा था कि जो लोग ट्रांसजेंडर्ड हैं उनको क्या क्या करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और क्या ट्रांसजेंडर्ड के लिए भी नियम होने चाहिए। तो वोक संस्कृति यह कहती है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अपने आप को जिस भी लिंग का मानना हो वो मान सकता है।
कि अति उदारीकृत, कि आपको अगर अपने आप को पुरुष मानना है आप पुरुष मानो, आपको महिला मानना है आप महिला मानो, आपको दोनों में से कुछ नहीं मानना आप दोनों में से कुछ नहीं मानो। ठीक है, आप जो है मतलब सरकार की भूमिका, राज्य की भूमिका, नियमों की भूमिका जो है वो बेहद ज्यादा कम कर दी जाए और व्यक्ति की जो ऑटोनॉमी है, व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको असीमित कर दिया जाए कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये वोक एजेंडा जो है ये एक, जिसको हम कह सकते हैं सोशियोलॉजिकली या फिर समाजशास्त्रीय तरीके से, ये एजेंडा दुनिया भर में बहुत चला। ठीक है, काफी इसके बारे में चर्चाएं हुई। जैसा आपने देखा होगा प्राइड परेड, एक जमाने में जो समलैंगिकता थी वो एक या तो अपराध माना जाता था या फिर एक शर्मनाक चीज मानी जाती थी, लेकिन अब प्राइड परेड होती है कि भाई जो समलैंगिक हैं वो अपनी परेड निकालते हैं कि हम समलैंगिक हैं और हमको इस बात पे गर्व है। तो ये सारी चीजें जो है शुरू हुई। अब लेकिन हुआ क्या है, अमेरिका से लेकर भारत तक अगर आप चुनावों पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो अति उदारवादी वोक एजेंडा है वो लगातार हार रहा है। अगर आप भारत में भी देखेंगे तो आप पाएंगे इस बात को कि भाई जैसे अगर आप भारत की राजनीति में देखेंगे तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारत में वो वोक एजेंडा का समर्थन नहीं करती, सिद्धांत तह नहीं करती, तो वो पार्टी निरंतर जीत रही है। जो विपक्षी दल हैं वो कई बार वोक एजेंडा का समर्थन करते हैं, उनको हार मिलती है। भारत की राजनीति पे कम बात करेंगे वरना फिर लोग नाराज हो जाते हैं कई बार। अमेरिका की राजनीति पे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है, ट्रंप साहब जो हैं वो पूरी तरह से एक, जिसको हम कहते हैं रिजिड दक्षिणपंथी व्यक्ति हैं। रिपब्लिकन पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी है। दक्षिणपंथी का मतलब क्या होता है, जो परंपरागत विचारों का समर्थन करती है। दक्षिणपंथी का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, जो आपके परंपरागत विचार हैं, आप उन परंपरागत विचारों का समर्थन करते हो। और दुनिया भर में हमने अभी यह देखा है कि दक्षिणपंथी पार्टियां जो हैं उनकी विजय हो रही है। यह हमने देखा है कि नहीं देखा है? चाहे आप अमेरिका देख लीजिए, चाहे आप इटली देख लीजिए, चाहे आप यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, चाहे आप ब्राजील में पिछली सरकार तक देख लीजिए, चाहे आप भारत में देख लीजिए, आप कहीं पर भी, चाहे आप जो है आप कहीं पर भी देख लीजिए, आपको दिखेगा कि दक्षिणपंथी पार्टियां जो हैं वो जीतती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि यार लोग जो हैं उस एजेंडा का समर्थन नहीं कर रहे जो एजेंडा उनको ही ज्यादा अधिकार देने की बात करता है? क्योंकि वो एजेंडा तो यही कहता है ना कि नागरिक को ज्यादा अधिकार दिए जाए, लोगों को ज्यादा शक्ति दो, ज्यादा सत्ता दो, ज्यादा स्वायत्तता दो, सरकार के अधिकार कम कर दो। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में इन्होंने जो है वो सोचना शुरू किया है। देखिए इन्होंने कहा कि लोकतंत्र और वैचारिक स्वतंत्रता की कमी जो है यह भावनात्मक मुद्दा है कि अरे अब तो तानाशाही है, सरकार के खिलाफ बोलने पे जेल में डाल देते हैं वगैरह वगैरह। यह भावनात्मक मुद्दा तो है, लेकिन भारत के अंदर आज भी, भारत छोड़िए दुनिया में ज्यादातर देशों के अंदर आज भी यह अधिकांश लोगों की प्राथमिकता नहीं है। ये एक सत्य है जिसको वोक राजनीतिक दल इग्नोर कर रहे हैं कि भाई उनको लगता है कि वोक एजेंडा जो है यह लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन कितने लोगों को फर्क पड़ता है यार? मतलब देश में तानाशाही आ रही है, ये जो है सरकार का विरोध करने की अनुमति नहीं मिल रही है, कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं वास्तविकता में? लॉजिकली सोच के बताइए। अगर आप अपने देश, अपने क्षेत्र की भी बात करें, यार लोगों को चाहिए आर्थिक विकास, चाहिए कि नहीं चाहिए? लोगों को चाहिए सुरक्षा, ठीक है, लोगों को चाहिए कि उन्हें अच्छा महसूस कराया जाए। ये तीन चीजें चाहिए। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसजेंडर्ड के साथ क्या हो रहा है ना, या फिर बाकी जो अन्य समुदाय हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये इन सब चीजों से लोगों को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लोग भावनात्मक तौर पे चाहते हैं लोकतंत्र हो, लेकिन अगर थोड़ा कम लोकतंत्र भी हो रहा है तो उससे वोटर को कोई ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, और अगर आप समावेशन की नीति पर अति बल देते हो, जैसे अमेरिका में क्या हुआ, कमला हैरिस को जो है बहुत ज्यादा वोक माना जाता था, वो हर जगह ट्रांसजेंडर्ड की बात करती थी, तो जो लोग ट्रांसजेंडर्ड नहीं थे उनको ऐसा लगने लगा कि यार हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सारी चीजें तो ट्रांसजेंडर्ड को मिले जा रही हैं। तो जो बाकी समुदाय होते हैं कई बार वो नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं, कई बार वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। एक बहुत बड़ी समस्या जो उदारवादी राजनीति के साथ है इस आर्टिकल के हिसाब से, कि वो आर्थिक विकास का स्पष्ट रोड मैप देने में विफल रहे हैं। और ये मेरे विचार में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मतलब ये बात तो क्लियर है यार कि आप विपक्ष, जो आप कहीं पर भी, जैसे आप सोच के देखिए कि जो अति उदारवादी दल हैं या अति उदारवादी बातें जो करते हैं, वो ये बात तो कहते हैं कि हम भी लोकतंत्र लाएंगे, स्वतंत्रता मिलेगी आपको, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं वगैरह वगैरह। नौकरियां कहां से लाओगे? निवेश कहां से लाओगे?
पैसा कहां से लाओगे, लोगों की आर्थिक दशा कैसे सुधारोगे, टैक्स कैसे कम करोगे, इसका कोई रोड मैप वो लेकर नहीं आते। तो जब तक आपके पास आर्थिक विकास का रोड मैप नहीं होगा, ये बात एकदम ये बात क्लियर है कि लोग इसके आधार पे वोट नहीं देंगे। ये बात लेखक कहते हैं कि इसके आधार पे आपको समर्थन नहीं मिलेगा। लोग भावनात्मक तौर पे आपसे जुड़ सकते हैं कि हां, भावनात्मक तौर पे आप सही बात कह रहे हो, लेकिन यार मुझे मेरी रोजी रोटी की फिक्र है, मुझे आर्थिक विकास चाहिए। ठीक है, तो ये राजनीति जो है, वोक राजनीति नीति निर्माण में कैसे सहयोग करेगी, ये भी स्पष्ट नहीं है कि आप कह रहे हो कि सबका समावेशन करेंगे, लेकिन उसका नीति निर्माण में क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादातर लोगों के लिए यह क्लियर नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो उदारवादी राजनीति जो है, इसे केवल समाज के कुछ वर्गों का ही समर्थन मिलता है। तो अगर आप भारत में भी देखें तो ये जो लिबरल राजनीति है, वोक राजनीति है, आपको कुछ कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के विद्यार्थी, इनका समर्थन आपको मिल जाएगा। लेकिन जो व्यापक भारत है, जो दूर रहता है, उसको यह सब समझ में नहीं आता। यह फैक्ट है। मैं आपको एक सत्य बात बताता हूं। एक राजनीतिक दल से कि एक नेता थे, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, एक बार इलेक्शन के पहले उन्होंने मुझसे एक सलाह मांगी कुछ चीजों के लिए, उन्होंने मुझसे सलाह मांगी। तो मैंने यही उनको सलाह दी कि यार आप का जो ये एजेंडा चल रहा है ना, पूरे समय आप जाकर जैसे किसी एक व्यापारी उद्योगपति की आप आलोचना कर रहे हो। अरे ज्यादातर लोगों ने उस उद्योगपति का नाम भी नहीं सुना। आप गांव में जाके भाषण दे रहे हो और कह रहे हो कि वो उद्योगपति जो है वो उसने देश को बर्बाद कर दिया है। अरे नहीं जानते लोग उस उद्योगपति को, यार लोगों को पता ही नहीं वो आदमी कौन है जिसकी आप आलोचना कर रहे हो। तो ये मैटर नहीं करेगा। आप उनकी बात करो कि भैया तुम्हारे घर में पैसा कैसे आएगा, ये आप बताएंगे, ये रोड मैप आप बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। ये कहने से सफलता नहीं मिलेगी कि कुछ उद्योगपति देश चला रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, है ना। आज की तारीख में आपके देश में कौन सा, यार मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे आज की, अभी कुछ साल पहले तक शायद मुकेश अंबानी देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे, अब गौतम अदानी बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं। मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मैं यार मुंबई में रहता हूं, आराम से पढ़ाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, उससे मैं अपना जीवन चलाता हूं, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। तो ये बात जो है, ये आप इस बात को समझिए कि लोग भावनात्मक तौर पे इस बात से नाराज हो सकते हैं, इसका समर्थन विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि इससे बहुत बड़ा कोई लोग वोट देंगे या राजनीतिक बदलाव आएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा, इसकी कोई खास औचित्य बनता नहीं है। चलो साहब, सिंपल सा आर्टिकल है ये वाला। देखो भैया, मौद्रिक नीति समिति जो है वो मिलेगी शुक्रवार को। एमपीसी क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक समिति है, मौद्रिक नीति समिति है। ये अपनी बैठक करेगी शुक्रवार को, और शुक्रवार की बैठक में ये क्या तय करेगी कि भारत में रेपो रेट कितना होना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पे बैंकों को आरबीआई से ऋण मिलता है छोटे समय के लिए, उसको आप रेपो रेट कहते हो। अब बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा तो फिर वो आपको महंगा देगा, बैंकों को ऋण सस्ता मिलेगा तो वो आपको ऋण सस्ता देगा। भाई सीधी सीधी बात है ना। मान लो मैं ये पानी का ग्लास कहीं से खरीद रहा हूं, ये गिलास अगर मुझे जो बना रहा है वो 100 रुपए का दे रहा है, तो मैं आपको 150 का बेच दूंगा। अगर बेचने वाला ही मुझे एक गिलास, बनाने वाला ही मुझे एक गिलास 200 का देगा, तो मैं आपको 150 का कैसे बेचूंगा? फिर तो मैं आपको 250 का बेचूंगा ना भाई। सीधी सीधी बात है। ये बात क्लियर है? तो रेपो रेट, अब देखिए अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा ये बात कि कहीं पर भी क्या होता है, किसी भी देश में सरकार ये चाहती है कि आर्थिक वृद्धि तेजी से हो। सरकार की प्राथमिकता ये होती है कि भैया हमको चाहिए आर्थिक विकास। आर्थिक विकास होगा, नौकरियां बनेंगी, देश में लोगों की आय बढ़ेगी, लोग खुश होंगे, सरकार को दोबारा वोट देंगे। सीधी सीधी बात है। और सरकार को भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, टैक्स बुओयेंसी से सरकार को टैक्स मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आरबीआई की प्राथमिकता क्या होती है? मुद्रास्फीति को कम करके रखना, महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ने देनी है। और एक सिंपल सा लॉजिक यह होता है कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज्यादा है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रा की मात्रा कम है तो मुद्रास्फीति गिरेगी। यह बात स्पष्ट है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जो है वो आरबीआई का काम है। तो अब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का काम जो करती है, रेपो रेट को तय करने का काम कौन करता है? यह करता है आपका मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपका ये काम करती है। इस बार क्या है, एक तो आरबीआई गवर्नर नए हैं, हमारे जायसवाल साहब आरबीआई गवर्नर बने हैं, और दूसरा मौद्रिक नीति के आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक मौद्रिक नीति का इंचार्ज होता है। तो माइकल पेरेरा जो थे वो मौद्रिक नीति के इंचार्ज थे, वो अब रिटायर हो गए हैं, उनका भी रिप्लेसमेंट आया नहीं है। तो 2 जो प्रमुख लोग होते हैं वो बदल गए हैं। तो ऐसे में मौद्रिक नीति समिति इस बार चर्चा करेगी, और बड़ा जटिल काम है इस बार उनके सामने, क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति की दर जो है लगातार 5% के आसपास रही है। और जैसा आपको मैंने बताया है, भारत में कंफर्टेबल रेट क्या है? 4% ±2%। यानी कि
6% से लेकर 2% के बीच में अगर मुद्रास्फीति है तो आरबीआई कहता है कि हम कंफर्टेबल हैं। तो मुद्रास्फीति लगातार 5% के आसपास रही है, तो एक तरह से देखा जाए तो मुद्रास्फीति कंफर्टेबल है, वो आरामदेह जगह पर है कहीं। तो ऐसे में उद्योग जगत जो है और सरकार जो है लगातार आरबीआई पे दबाव डाल रहे हैं कि भैया आप रेपो रेट को कम करो ताकि देश का आर्थिक विकास बढ़े, देश में आर्थिक विकास की दर बढ़े। अगर आप रेपो रेट कम कर दोगे तो देश में पूंजी का प्रवाह बढ़ जाएगा, अगर पूंजी ज्यादा आएगी तो ज्यादा ऋण होंगे, ज्यादा उद्योग धंधे जो है वो बनेंगे, और ज्यादा उद्योग धंधे बनेंगे तो आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। ये एक दबाव आरबीआई पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए उसका कारण भी है कि जुलाई से सितंबर वाली जो तिमाही थी उसमें जीडीपी की वृद्धि दर मात्र 5.4% थी, जो कि भारत में पिछले कुछ समय में, अगर हम कोविड के सालों को हटा दें, जो कोविड के वर्ष थे उनको हटा दें, तो वो जो है ये सबसे कम दर है। 5.4% एक्चुअली चिंतनीय है, बहुत चिंता वाली बात है अगर हमारी एक क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट 5.4% आई है तो। और सरकार का एनालिसिस ये है, और सरकार का क्या, सारे अर्थशास्त्रियों का एनालिसिस ये है कि भारत में ये कमी इसलिए आई है क्योंकि हमारे यहां जो शहरी मांग है, जो अर्बन डिमांड है, ये बहुत कम हो गई है। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको और समझाऊंगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के केंद्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मांग। अगर आपके देश में मांग सॉर्टेड है, मांग बढ़िया चल रही है, तो आपकी अर्थव्यवस्था कभी खराब नहीं होगी, वो ठीक ठाक चलती रहेगी। तो भारत में शहरी मांग जो है वो कम हो गई है, उसको बढ़ाना जरूरी है। तो सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाया है। क्या किया है? सीतारमण जी ने क्या किया पिछले दिनों? बजट में टैक्स कम कर दिए ना भाई, बजट में नौकरी पेशा लोगों के टैक्स कम कर दिए। अब जैसे मान लो मैं नौकरी करता हूं तो भाई मेरे को जो टैक्स में 1 लाख रुपए की बचत हो गई साल की, मेरे हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो मैं उसे खर्च करूंगा, कहीं ना कहीं उससे कुछ तो खरीदूंगा। तो अगर मेरे हाथ में पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? निश्चित तौर पे बढ़ेगी। तो सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में छूट देकर मांग को बढ़ाने का प्रयास किया है। अब यही उम्मीद जो है लोग आरबीआई से कर रहे हैं कि आप भी ये करो कि भाई आप भी जो है रेपो रेट में थोड़ी सी छूट दे दो ताकि मांग और ज्यादा बढ़े, आसानी से जो है वित्त उपलब्ध हो जाए। ये प्रयास जो है, ये मांग जो है लोग बार बार कर रहे हैं आरबीआई से। लेकिन आरबीआई के सामने दूसरा संकट भी है कि अभी तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया में जो बदल गया है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप ने आते ही क्या कर दिया है? टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? कि सारे देशों पे इधर भी टैरिफ लगा रहे हैं, उधर भी टैरिफ लगा रहे हैं। अगर टैरिफ बढ़ जाएगा तो चीजें महंगी होंगी कि सस्ती होंगी? लॉजिकली बताइए। अरे यार निश्चित तौर पे महंगी होंगी अगर टैरिफ बढ़ेगा, क्योंकि अब तो हमको पता ही नहीं है ना कि कितनी चीजें हम कहां से आयात कर रहे हैं। भाई हमारा जो कंजम्पशन बास्केट है, जो चीजों का हम उपभोग करते हैं, उसमें इतनी ज्यादा चीजें दूसरे देशों से आती हैं कि हमको अंदाजा ही नहीं है। तो ऐसे में चीजों का जो बनने की कीमत है वो बढ़ जाएगी, तो मुद्रास्फीति पर इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में मेरे को लगता यह है कि शायद आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में रेपो रेट में ज्यादा बदलाव नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तौर पे एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी, एक बहुत बड़ी अनिश्चितता दुनिया में आ गई है, और अगर ये टैरिफ वॉर लंबे चल जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर मुद्रास्फीति पर भी इसका असर पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? चलो, अरे हां, अवैध अप्रवास को लेकर तो कितने बहुत सारे आर्टिकल्स बचे हैं अभी तो। चलिए आज हम बहुत स्लो चल रहे हैं क्या? बहुत स्लो जा रहा है क्या क्लास? हां जी, तो भैया देखो, ये एक फिल्म देखी होगी आप में से, खैर बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, अगर नहीं देखी तो भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। शाहरुख खान साहब की एक फिल्म थी डंकी, याद है? तो डंकी फिल्म में क्या था, एक दूसरे देश में विस्थापित होने के लिए लोग किस तरह से खतरनाक तरीके से जो है रास्ता चुनते हैं, मरुस्थल पार करते हैं, पानी के नीचे से तैर तैर के जाते हैं बहुत देर तक, ताकि वो इलीगली जो है अमेरिका पहुंच पाए। ये बात तो हमको पता है, ये बात होती है, ये चीज होती है। अब तो यह आर्टिकल क्या कहता है, हिंदू का संपादकीय है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की नीति के कारण भारत की ओर से जो अवैध अप्रवासन था वो चर्चा में है। आंकड़ा यह कहता है कि करीब 7,25,000 इंडियंस, भारतीय ऐसे हैं जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं, इलीगली वहां पर रहते हैं। भारत एक तो इन सबको स्वीकार, भारत को यह तैयार रहना चाहिए कि यार इन सबको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और भारत सरकार ने यह कहा भी है कि यार हमारा नागरिक है, इसको हम स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा पार्ट जो इस आर्टिकल का है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यार सरकार का काम केवल यहीं पर खत्म नहीं होना चाहिए कि हम इन लोगों को स्वीकार कर लेंगे, अगर ये वापस आ गए तो हम इनको स्वीकार कर लेंगे। ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए।
सरकार का काम यह भी होना चाहिए कि ये गए क्यों और कैसे गए, इनके जाने का मार्ग क्या था। भाई बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आप कानूनी तौर पे तो भारत की सीमा को पार नहीं कर सकते। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए, वो आपसे पासपोर्ट देखेगा, इमिग्रेशन वीजा चेक करेगा आपका, आपको ऐसे तो कोई नहीं जाने देगा, है कि नहीं है। आप अगर पानी के जहाज से भी जा रहे हैं, वहां पे भी आपका ये सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो गैर कानूनी तरीके से इतने सारे लोग जो हैं ये क्यों गए और किन मार्गों से गए, इस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खतरनाक तरीके से पहले मेक्सिको चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, देखिए कई बार लोग ये करते हैं, मेक्सिको अच्छे से चले जाते हैं और फिर मेक्सिको से पैदल पैदल या ट्रकों में बैठ के या किसी और तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसते हैं। आज से कुछ समय पहले की बात है, मुझे याद है, एक गुजराती परिवार जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और मेरे ख्याल से 1 या 2 बच्चे भी थे। बेटा अमेरिका में क्या है, बीच वाले भाग में बहुत लंबा चौड़ा मरुस्थल है जहां दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलता। वहां पे उनके शव मिले बेटा, वो गैर कानूनी तरीके से चलते चलते मरुस्थल में जा रहे थे, खो गए और वहां पर वो मारे गए। कितनी दुखद बात है यार। तो इस तरह से लोग जाते हैं, तो इसको रोकना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा काम केवल यहां खत्म नहीं होता कि ट्रंप साहब वापस भेजेंगे तो हम अपने यहां उनको रख लेंगे, अरे वो तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा काम यह भी है कि जो अवैध एजेंट हैं जो इस तरह से लोगों को लेकर जा रहे हैं उनकी धरपकड़ की जाए। इसके अलावा स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए। देखो आदमी क्यों जाता है, आदमी तब जाता है जब उसको लगता है कि यार हमारे देश में उसको या अपने गांव में अपने क्षेत्र में उसको सही रोजगार का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस कमी को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कई सारे राज्यों में है, जैसे पंजाब में आप देखेंगे अभी भी आज की तारीख में भी ऐसा है कि अगर आप इंटीरियर पंजाब में चले जाएं तो बहुत सारे घरों के ऊपर आपको हवाई जहाज की शेप की टंकी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि इस घर का कोई आदमी विदेश चला गया है। तो अभी भी विदेश जाना, भले ही गैर कानूनी तरीके से क्यों ना गया हो व्यक्ति, विदेश जाना एक सामाजिक श्रेष्ठता का परिचायक है। तो हमें अपने स्कूलों में, अपने करिकुलम में, अपनी ग्राम पंचायत के स्तर पे इस मिथक को तोड़ना चाहिए कि आप विदेश जाके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शान या अच्छी बात तभी है जब आप कानूनी तरीके से वहां जाकर काम करो। वहां पर गैर कानूनी तरीके से जाकर बस जाना ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, ये कोई बहुत आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया है। इस बात को भी सरकार को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो रंगराजन साहब का आर्टिकल है, फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, फिर किया वाला आर्टिकल होगा। 10 बज गया है, आज हम स्लो चले हैं थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, 10-15 मिनट फालतू चलता है। तो भाई रंगराजन साहब क्या करते हैं, बजट का एक एनालिसिस करते हैं, बताते हैं कि बजट में 1-2 कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। तो ये आंकड़ों वाले व्यक्ति हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि बजट में नॉमिनल जीडीपी में 10.1% की वृद्धि होगी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, वर्तमान दाम पर वृद्धि, यानी कि किसी आप जो है आज की तारीख में जो वस्तुएं बन रही हैं उन वस्तुओं की कीमत में आज की तारीख के दाम के आधार पर कितनी वृद्धि हुई है। भाई ये इसका मतलब क्या है, भाई ये पेन है, मान लो पिछले साल ये 100 रुपए का था, अब इस साल मान लो इसकी कीमत 120 रुपए हो गई है, मुद्रास्फीति इसमें आ गई है। तो ये आपके नॉमिनल जीडीपी में इसलिए वृद्धि दर हमेशा बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मुद्रास्फीति भी इसमें समावेशित होती है। केवल क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, महंगाई बढ़ गई ना, पिछले साल ये पेन 100 रुपए का था, इस साल ये पेन 120 रुपए का मिल रहा है, तो 20% आपका जीडीपी वैसे ही बढ़ गया। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो 10.1% की रेट से बढ़ेगा। ये रंगराजन साहब कहते हैं कि वित्त मंत्री जी ने कहा है, और ये एक सही नंबर है, अच्छा नंबर है, क्योंकि अगर नॉमिनल जीडीपी में 10.1% की वृद्धि होगी तो रियल जीडीपी में 6.3 से 6.8% की वृद्धि जो है वो हम प्राप्त कर पाएंगे, ये रंगराजन साहब कहते हैं। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं कि सरकार ने तकरीबन 1 लाख करोड़ की वृद्धि करी है पूंजीगत व्यय में, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके देश में निजी निवेश उतना नहीं हो रहा है आजकल, तो सरकार के लिए जरूरी है कि सरकार पूंजीगत व्यय करती रहे ताकि किसी भी तरीके से आपके देश में पूंजी की कमी जो है वो नहीं आ पाए, यह बहुत जरूरी है। इसके आगे वो कहते हैं कि भाई देखो, कुल करों में प्रत्यक्ष कर की मात्रा 59% हो गई है। पहले भाई ये 52-54% थी, उससे बढ़ के 59 हो गई है। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं बेटा, प्रगतिशील होते हैं। प्रगतिशील होने का मतलब क्या है, जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स ज्यादा लगता है, तो ये एक अच्छा टैक्सेशन माना जाता है। भाई जैसे मान लो जो आपके अप्रत्यक्ष कर हैं वो प्रगतिशील नहीं होते। भाई आप मान लो आप एक साबुन खरीद के लाए, तो वो साबुन चाहे आप खरीदो, मैं खरीदूं या मुकेश अंबानी खरीदे, सब बराबर ही टैक्स देंगे। या ऐसा थोड़ा ना है कि अगर मान लीजिए हम एक लक्स का साबुन लेके आते हैं
तो मुकेश अंबानी से 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो साबुन पे तो हम सब बराबर टैक्स दे रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो जो है सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन प्रत्यक्ष कर में आप प्रगतिशीलता ला पाते हो कि भाई जिसकी इनकम, जैसे इनकम टैक्स है, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा, ज्यादा परसेंटेज टैक्स देगा, जो कम कमा रहा है वो टैक्स फ्री ही हो गया अब तो, ठीक है। तो इसीलिए ये अच्छी चीज है। सरकार का जो राजस्व खर्च है, यानी कि जो सरकार अपने ऊपर खर्च करती है, वो भी जीडीपी के 14.6 से 14.2 के स्तर पे पहुंच गया है। तो अच्छी बात है, सरकार अपने खर्चे कम करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर उछाल की दर में गिरावट आई है, यह नकारात्मक चीज है। कर उछाल क्या होता है कि अगर आपका जीडीपी 1% बढ़ा तो आपका टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ा, कि आपका जो जीडीपी बढ़ रहा है वो आपके टैक्स के करों के संकलन में कितना बदलाव लेके आ रहा है, यह कहलाता है कर उछाल। तो पहले कर उछाल जो था वो 1.4 था, कि अगर हमारा जीडीपी मान लीजिए 1% बढ़ता है तो हमारा टैक्स कलेक्शन 1.4% तक बढ़ता था। लेकिन अब यह नंबर जो है, यह नंबर घट गया है। अब यह नंबर जो है 1.07 तक पहुंच गया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। यह एक तरह से देखा जाए तो चिंताजनक संकेत है कि हमारा कर उछाल जो है उसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। राजकोषीय घाटे को कम करने को लेकर इस बार सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता थोड़ी कम की है। सरकार ने कहा है कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशो पे काम करेंगे, ना कि आपके जो है हम ना कि इस पर, ना कि आपके फिस्कल डेफिसिट पे, जो कि जरूरी है कि फिस्कल डेफिसिट को भी कम करते रहा जाए। इससे एक प्रकार की पारदर्शिता जो है वो बजट की प्रक्रिया में आती है। चलिए, एक आर्टिकल अभी और बचा है किया पे टैक्स वाला, उसके पहले जल्दी से कोई आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो तो उसको देख लेते हैं। कृपया यार कमेंट्स में शिष्टता रखें, यह बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ जी। आरबीआई गवर्नर बदले हैं, फिर सरकार परेशान करने लगी है। यार ये देखो क्या होता है, सरकार का काम है, इसको समझिए कि इसको ऐसे मत लीजिए। ये बात सही है, सरकार की प्राथमिकता होती है विकास, ठीक है, और आरबीआई की प्राथमिकता होती है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। लेकिन दोनों चीजों में थोड़ा सा तो तनातनी चलती है ना यार, मतलब ये तो आमतौर पे होता ही है, हर जगह होता है, और ये सही चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छे किस्म का तनाव है। हाँ, अगर सरकार ऐसा करे कि आरबीआई के गवर्नर को निकाल दे कि हम, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे, हम तुम्हें निकाल रहे हैं, तो वो चिंताजनक है। लेकिन ये तो सरकार का काम है। हाँ, क्या लिख रहे हो यार, क्या सवाल है? कोई प्रश्न जो है टैक्स कम की, हाँ थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति बुरी नहीं है। मुद्रास्फीति, अब किसने लिखा है कि अब लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो दाम भी तो बढ़ेगा, तो थोड़ी मुद्रास्फीति जो है वो तो अर्थव्यवस्था का ईंधन है, वो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। लेकिन पूरी तरह से अब मुद्रास्फीति जो है वो अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, ये बात जरूरी है, ठीक है। और क्या सवाल है भाई? यार ये ना मेरा एक विचार है जो बड़ा अनपॉपुलर है, मैं बार बार ये कहता हूं कि देखो, भारत जैसे देश में ये कहना कि रोजगार केवल सरकार देगी, ये संभव नहीं है। मैं इस बात को एक इकोनॉमिक्स के टीचर के आधार पे आपको ये बात बताता हूं कि किसी भी देश में रोजगार देने की प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की होनी पड़ेगी। अगर आप या तो आप समाजवादी व्यवस्था पर लौट जाओ कि भैया सब कुछ राशन के हिसाब से मिलेगा, हर चीज जो है सरकार नियंत्रित करेगी, सारी सुविधाएं सरकार देगी, या तो उस मॉडल पे लौट जाओ, फिर सरकारी नौकरी है, बात ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें निजी क्षेत्र को दे रहे हो तो नौकरियां उत्पादित करने की भी प्राथमिक जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर ही आती है। सरकार से यह अपेक्षा करना कि वो 140 करोड़ के देश में मान लीजिए 15% या 20% या 30% लोगों को नौकरी देगी, ये संभव नहीं है। भारत में सरकार को अपनी भर्तियां तो करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पद खाली रहने चाहिए, लेकिन निजी क्षेत्र पर भी हमको इंसेंटिव लाना चाहिए। जैसे हम जो है हम इंसेंटिव लेकर आए थे ना पहले कि भाई आप जो है उत्पादन करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा टैक्स में, ऐसे हमको रोजगार पे भी इंसेंटिव लाना चाहिए कि आप जो है जितनी ज्यादा नौकरियां उत्पन्न करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, उससे यह मामला सुलझेगा। केवल सरकार नौकरियां देगी वो संभव नहीं है दोस्त। कितनी नौकरियां, फिर सरकार का देख लो, बजट सारा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है।
अच्छा, लोगों ने बताया कि हाँ, रिश्तेदार के पास भी लोग जाते हैं मिलने, ये बात सही है। भारी धन प्रेषण में भी कमी आ सकती है, बिल्कुल भाई, लोग लौट के आएंगे तो धन प्रेषण भी कम हो जाएगा। चलिए, कोई प्रश्न ऐसा? 2028 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जरूरी है कि वो द हिंदू कम से कम पढ़ना शुरू कर दें अभी, है ना, द हिंदू पढ़ना शुरू कर दें। 2026 के लिए आप ये क्लास अगर पूरे साल रेगुलरली करते हो विवेक, तो आपके लिए ये क्लास काफी है। अगर आप ये क्लास लेकिन रेगुलरली करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आज करी फिर हफ्ता भर छोड़ दी, ये सब वो नहीं चलता, है ना। वो नियतता अगर आप रख पाओगे तो ये क्लास काफी है। चलो, हाँ जी, तो किया का नाम तो आप सबने सुना होगा, एक गाड़ियों की कंपनी है साउथ कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की जो कार कंपनी है किया, इस पर भारत सरकार ने $155 मिलियन, $155 मिलियन कितने हो गए? करीब करीब 15.5 करोड़ डॉलर, यानी कि करीब 1300 करोड़ रुपए के आसपास के टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। तो रॉयटर्स की खबर है, विदेशी एक न्यूज एजेंसी है, उसकी खबर है कि भारत सरकार ने आरोप लगाया है कि किया कंपनी ने क्या किया है, करीब $155 मिलियन की टैक्स चोरी करी है। ये कैसे करी उन्होंने टैक्स चोरी? उन्होंने क्या कहा कि अच्छा, किया एक बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है भाई। भारत का भी जो गाड़ियों का मार्केट है उसका 6% हिस्सा जो है वो किया के पास है। 6% गाड़ियां भारत में किया बेचती है। तो किया ने क्या किया है, यहां पर एक कार्निवल नाम की उनकी बड़ी सी गाड़ी आती है, देखिए मैंने सड़क पे चलती हुई, काफी बड़ी सी गाड़ी है। तो कार्निवल नाम की उनकी गाड़ी आती है। तो भारत में क्या है, बनी हुई गाड़ियों को आयात करने पर ज्यादा टैक्स है। तो ये क्या करते हैं, और गाड़ियों के बाकी हिस्सों को मंगाने पर ज्यादा टैक्स है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग शिपमेंट में गाड़ियों के अलग अलग हिस्से मंगाते हैं। तो ये भाई क्या कर रहे हैं कि कार्निवल गाड़ी को आयात करने की बजाय उसके एक कुछ टुकड़े एक दूसरे शिप में आ रहे हैं, कुछ टुकड़े एक अलग शिप में आ रहे हैं, कुछ टुकड़े एक अलग शिप में आ रहे हैं। तो उन पर जैसे गाड़ी पर अगर 30% ड्यूटी है तो टुकड़ों पे 10% ड्यूटी है। तो ऐसे 10% ड्यूटी पर आप टुकड़े मंगा के उनको भारत में केवल जोड़कर गाड़ी बेचना शुरू कर देते हो, और इस तरह से आप ड्यूटी बचा रहे हो, जो कि नियमों के खिलाफ है। तो ये जो है पूरी तरह से ये बनी होना चाहिए, जो पूरी तरह से बनी गाड़ियां हैं उन पे ज्यादा ड्यूटी है, अलग अलग भागों को अलग अलग शिपमेंट में मंगवाते हैं। और ये करने वाली ये पहली कंपनी नहीं है। वोक्सवैगन जो कंपनी है उस पर भी ऐसा मामला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है, और वोक्सवैगन पर भी भारत सरकार ने $1.4 बिलियन की उनसे मांग करी है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप टैक्स चोरी करते हो तो जितने अमाउंट का टैक्स आपने चुराया होता है उसका दुगना आपसे डिमांड किया जाता है। तो $1.4 बिलियन की डिमांड जो है वो भारत सरकार ने अभी वोक्सवैगन से करी है। तो ये देखते हैं, अभी वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसमें ऑलरेडी थोड़ी मंदी चल रही थी, तो अब सरकार की इन टैक्स डिमांड्स के बाद जो है इस इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन आते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, वोडाफोन का एक वो बहुत मशहूर, जो जिसको हम कहते हैं कुख्यात मामला है, जहां पर सरकार ने उस पर टैक्स लगाने की कोशिश करी थी, और उसके बाद से ही भारत में टैक्स आतंकवाद का जो शब्द है वो निकल कर आया था। तो इस मामले को पर हम नजर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यू है ये, इसको हम समझेंगे, और इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए साहब, आज के सवाल देख लें। अब इनमें से सत्य कथन पहचानिए। आज भी यहां ध्यान से पढ़ेंगे, सत्य कथन ही पहचानने हैं। भारत में रेपो दरें तय करने की जिम्मेदारी मौद्रिक नीति समिति की है। क्या मौद्रिक नीति समिति की है? बिल्कुल सही है, मौद्रिक नीति समिति ही तय करती है कि भारत में रेपो दरें क्या होंगी। यह समिति एक संवैधानिक निकाय है। क्या मौद्रिक नीति के समिति के बारे में संविधान में लिखा हुआ है? नहीं, संविधान में नहीं लिखा हुआ। यह एक विधिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2016 में आरबीआई एक्ट में संशोधन करके विधिक या सांविधिक निकाय है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संसद ने बनाई है, संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है मौद्रिक नीति समिति के बारे में। तो आपका दूसरा कथन गलत हो गया। यह बात क्लियर हो गई? चलिए, दूसरे सवाल में क्या करना है, सत्य कथन पहचानने हैं। यूजीसी के नियम सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं? ऐसा नहीं है। यूजीसी का जो करिकुलम है, जो बाकी नियम कायदे होते हैं, वो सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं। यूजीसी के नए ड्राफ्ट नियमों में कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की भी भागीदारी है? नहीं है। यही तो विवाद है, यही पर तो राज्य सरकारें विवाद कर रही हैं कि भैया हमारी भागीदारी क्यों नहीं है, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। तो ये आपका इसमें सिंपल से दोनों आपके कथ्य कथन गलत हो गए। सब्जेक्टिव सवाल जो है आपका आज का क्या है, सही नीति निर्माण के लिए
सही आंकड़ों की आवश्यकता है। भारत में जनगणना को लेकर हो रहे विवाद की व्याख्या कीजिए। तो कई बार आपको यूपीएससी में ऐसा सवाल मिलता है जहां पर एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें कोई सवाल नहीं है, सवाल अगली लाइन में होता है, लेकिन अगली लाइन के सवाल में आपको पहली लाइन का प्रयोग करना है, यह इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यह है, भारत में जनगणना को लेकर हो रहे विवाद की व्याख्या कीजिए, लेकिन इसमें आपको पहले वाले स्टेटमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा कि सही नीति निर्माण के लिए सही आंकड़े बहुत जरूरी हैं। तो आप जब विवाद की व्याख्या करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इससे नीति निर्माण जो है उस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है साहब, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आप लोगों से दिन भर मिलता रहूंगा, और साथ के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट घोषणाएं भी जो हैं जो हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर होंगी, जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं क्या करूंगा आकर, और YouTube पर आप लोगों के साथ एक जो प्रोग्राम आप लोग बार बार डिमांड कर रहे हो वही है, गैस करने के लिए कोई नाम नहीं है, वही प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन डेट क्या होगी, शेड्यूल क्या होगा, ये सारी चीजें आपको आज बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे कि मेरा एक अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक यहां पर होगा। आप सबसे आग्रह है कि आप उस प्रोफाइल पर जाकर उस प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। अगर आप उस प्रोफाइल को फॉलो करेंगे, एक तो अनअकैडमी की ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लो, और साथ के साथ आप उस प्रोफाइल को अगर फॉलो करोगे तो यार जो भी मैं पढ़ाऊंगा, अब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें करूंगा मैं अनअकैडमी की, तो जो भी चीजें मैं करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको दिखता रहेगा, आपसे कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, तो YouTube पर तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, ऐप पर भी पढ़ाऊंगा, दोनों चीजें करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करना है, साथ में मिलकर इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो इस क्लास